ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर घनश्याम पांगती। नमस्कार। उतार चढ़ाव हम सबके जीवन का हिस्सा हैं। कभी कभी हम बहुत खुश होते हैं तो कभी हताश और निराश हो जाते हैं, लेकिन हर परिस्थिति में एक समान भाव बनाए रखना जीवन जीने का सही तरीका है। ठीक ऐसे ही आंकड़ों के लिहाज से कोरोना का हाल है। कभी संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ जाता है तो कभी संख्या कम हो जाती है। दोनों ही हाल में संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में इससे बचने के लिए दिशा निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है। मौसम ठंड का हो, गर्मी का हो या फिर त्योहारों का, मास्क पहनिए, सुरक्षित दूरी का पालन करिए और हाथ और मुंह को बार बार साफ करते रहिए। ऐसा करके आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन आंदोलन से भी जुड़ सकते हैं। आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, इसलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम पांगते। डॉक्टर घनश्याम, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। धन्यवाद आनंद जी, नमस्कार। नमस्ते सर। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर घनश्याम, भारत में पिछले 6 हफ्तों के अगर कोरोना के ट्रेंड्स देखें तो संख्या में कमी देखने को मिल रही है। जो संक्रमित लोगों का आंकड़ा है वो धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। इसके मायने क्या हैं? क्या ये समझा जाए कि भारत ने कोरोना का भीषण संकट का दौर देख लिया है? आनंद जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पिछले जो 4 से 6 हफ्ते में हमने देखा कि पीक जो था लगभग हम 95 से 99 हजार तक, 1 लाख को हमने क्रॉस नहीं किया पर डे के इन्फेक्शन में कोविड के जी। हम लगभग 95-97 तक गए, फिर अब नीचे आके हम 50-55-60 के राउंड आ गए हैं हजार प्रत्येक दिन। तो ये ज्यादातर साइंटिस्टों का और स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मोस्ट लाइकली हमने अपना पीक देख लिया है और अब हम नीचे की साइड वापस आ रहे हैं जी। बट हमें ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये जो पीक था ये खत्म नहीं हुआ है अभी। 50,000 भी बहुत बड़ी संख्या होती है। डेली के 50,000 केसेस हो रहे हैं। अभी भी हमारे यहाँ 500 से 600 लोगों की मृत्यु हो रही है, तो वो हमें ध्यान में रखना है। दूसरा, हमें ये भी बहुत जरूरी ध्यान में रखना है कि ये जो कोरोना वायरस है ये जनवरी में जब से आया हुआ है तो मार्च के अराउंड, मार्च अप्रैल में, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही स्ट्रिक्टली लॉकडाउन फॉलो किया था, जबकि यूरोप और अमेरिका में ये लॉकडाउन शुरू से नहीं लाया गया जी। तो उनके यहाँ मार्च अप्रैल में बहुत अधिक केसेस देखे गए, जो कि पीक कहा गया और पहला पीक कहा गया जी। इस समय दूसरा पीक चल रहा है फ्रांस, इंग्लैंड में, आप इटली ले लीजिए और अमेरिका में भी। तो वो सेकंड पीक देख रहे हैं और वो पहले पीक से बड़ा है। तो हमें इससे सबक लेना चाहिए कि हमारा भी पहला पीक हो गया है लगभग 1 महीने 4 हफ्ते, जो आपने बताया 6 हफ्ते में जी। बट कुछ समय बाद हमारा भी दूसरा पीक आने के बहुत ज्यादा चांसेस है जी। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो स्पेनिश फ्लू 1918 में आया था, उसमें भी 3 पीक देखे गए थे 1 साल 1.5 साल के अंतर में। पहला पीक छोटा था और दूसरे पीक में सबसे ज्यादा केसेस हुए थे, सबसे ज्यादा मृत्यु हुई थी और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी जी। तो हमें बिल्कुल तैयारी के साथ रहना है कि सेकंड पीक को हम बिल्कुल ठीक तरह से कवर करें। और पहला पीक मोस्ट लाइकली, जैसा कि कहा गया है कि हमारा इंडिया का भी चला गया है जी। डॉक्टर घनश्याम, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पीक चला गया है, लेकिन सावधानी बरतने की हमेशा जरूरत है। जो एक खबर को लेकर दुनिया भर के लोग काफी सोच विचार कर रहे हैं, उनकी जिज्ञासा है कि वैक्सीन कब आएगी कोरोना की। और आज भारत में बहुत सारे अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर एक खबर प्रकाशित की। अमेरिका के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है वो नवंबर के पहले सप्ताह में बाजार में आ सकती है। क्या है इसके मायने? आनंद जी, ये ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन पे बहुत सारे लोगों का ध्यान है जी। और बिल्कुल जायज है, क्योंकि हम जिस तरह से कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मृत्यु दर अमेरिका, इवन यूरोप से बेटर है जी। बेटर इसलिए है कि हमने लॉकडाउन करके हमारे जो पीक था हमने बहुत डिले कर दिया। हमने जो
पीक को आने नहीं दिया पिछले 9 महीनों में। उससे ये हुआ कि हमें इलाज के बारे में पता चल गया, मरीज को कैसे इलाज करना है, थोड़ा स्टेरॉइड से, ऑक्सीजन से, तो वो सारी चीजों से हमारे यहाँ मृत्यु दर तो कम हो गई। अब हम कह रहे हैं कि सेकंड पीक के लिए हमें बचाव करना है, और हम लकी हैं कि हमारे यहाँ सेकंड पीक आया नहीं है, जबकि यूरोप में आ चुका है। तो इस वैक्सीन पे बहुत तेजी से काम हो रहा है। अगर हम लकी रहे इस बार भी, तो ऐसा हो सकता है कि हमारे सेकंड पीक से पहले वैक्सीन सफल हो जाए और मार्केट में अवेलेबल हो जाए, और हमारे यहाँ सेकंड पीक देखने की नौबत ही ना आए। बट अगर मैं कहूं कि ये वैक्सीन जो है, इसमें बहुत ज्यादा साइंस प्रयोग होता है, और ये जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की बात हो रही है, ये इस समय जो 100 से ऊपर वैक्सीनों के ट्रायल चल रहे हैं, उनमें सबसे आगे है। और इसमें सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है, और ये फेज 3 में काफी लेट स्टेज में पहुंच चुका है। और अमेरिका में ये भी माना जा रहा है कि जैसे कि आपने बताया कि नवंबर लास्ट में या मे बी अमेरिकन इलेक्शन के बाद ये अनाउंस भी हो जाए, तो ये होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन ये जो वैक्सीन होती है, ये एक तो ये बिल्कुल नए प्रयोग से बन रही है ये वाली वैक्सीन। इसमें कोई एक इन्फ्लुएंजा या कोल्ड वायरस जो होता है, उसमें आपने कोविड का एक डीएनए छोटा सा पार्ट या आरएनए कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल डाला गया है, और वो एक स्पाइक प्रोटीन बनाता है। जब भी कोई कोविड वायरस इन्फेक्शन होगा, तो वो स्पाइक प्रोटीन जो कि उस मनुष्य को बचाएगा इन्फेक्शन से, तो वो बिल्कुल नई टेक्निक है। और अभी तक देखा गया कि फेज 2 और अर्ली फेज 3 में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और हम बिल्कुल पॉजिटिव हैं कि ये मे बी नवंबर नहीं तो दिसंबर में आ जाएगी। और एक अच्छी बात यह है कि इस वैक्सीन जो कि एस्ट्राजेनेका एक कंपनी है और ऑक्सफोर्ड मिलकर बना रही है, इसके साथ भारतीय का भी एक अच्छा करार है। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उनका एक बहुत बड़ा करार है कि मिलियंस ऑफ वैक्सीन भारत में वो सीरम इंस्टीट्यूट बनाएगी, और उससे भारत को वैक्सीन मिलने में इजी रहेगा, और इसकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और बिकॉज भारत एक फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, अगर कहीं भी कोई वैक्सीन और भी बनेगी, तो भारत में उसके जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो भारत में मोस्ट लाइकली अवेलेबल उसी के साथ हो जाएगी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन भी। जी बिल्कुल, उम्मीद पर आकाश टिका है, और संभावनाओं को संभव बनाना ही जीवन है। कोरोना संकट के इस दौर में वैक्सीन के लिए जिस तरह से प्रयास हो रहे हैं, डॉक्टर घनश्याम बता रहे हैं कि बहुत जल्दी अच्छी खबर आने की उम्मीद है। डॉक्टर घनश्याम, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की आबो हवा कुछ बदल गई है। अगर पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से अगर हम देखें तो यहां वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। ऐसे में कैसे पहचाने कि जो खांसी है वो कोविड-19 के कारण हुई है या प्रदूषण के कारण हुई है? आनंद जी, ये प्रदूषण दिल्ली की जो सर्दियों के मौसम में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और कोविड ने इसको बहुत बढ़ा दिया है, क्योंकि कोविड के जो लक्षण हैं वो सांस से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, और ये सबसे ज्यादा जो ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है या जिसको सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, वो लंग्स ही है या फेफड़े है। तो फेफड़े में, क्योंकि कोविड के हमने 3 लक्षण सबसे ज्यादा कॉमनली हम सभी लोगों को बताते हैं, और सबको अब तो पता भी है कि सबसे ज्यादा है एक तेज बुखार होना। तेज बुखार, उसके साथ सूखी खांसी या सांस फूलना। अगर ये 3 लक्षण इस समय किसी भी दिल्ली में या आसपास और पूरे भारत में कहें या तो वर्ल्ड में कहें, तो कोविड के ये 3 सबसे कॉमन लक्षण। तो हाई ग्रेड फीवर एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, जबकि जो प्रदूषण वाला जो सांस की तकलीफ होती है, यूजली बुखार में उसमें नहीं आता है, क्योंकि प्रदूषण से है वो इरिटेशन करता है, आपके रेस्पिरेटरी या श्वास नली में इरिटेशन होती है, जो ये कार्बन पार्टिकल्स हैं या फिर ये जो धूल मिट्टी है, PM 2.5 और PM 10 जो हम कहते हैं, तो उससे इरिटेशन होती है, खांसी बहुत ज्यादा होती है, और बुखार उतना नहीं होगा, जबकि सांस फूलना दोनों में कॉमन होगा। तो अगर बुखार तेजी से आ रहा है तो उसमें ज्यादा चांसेस है कि वो कोविड का हो, न कि सांस की ये धूल या पॉल्यूशन का हो। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो ये पॉल्यूशन से जो सांस की तकलीफ होती है, जिन लोगों को पहले से ब्रोंकियल अस्थमा है, दमा है, या एक हम कहते हैं COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज या COAD कहते हैं, उन लोगों को ज्यादा परेशानी करती है। तो जिनका पहले से हिस्ट्री है सांस फूलने की, हर सर्दियों में उनको अस्पताल में या तो भाप लगाने आना पड़ता है या ऑक्सीजन लगाने आना पड़ता है, तो उनको जब ये शिकायत होती है तो वो चांसेस ज्यादा है कि अगर उनमें बुखार नहीं आ रहा तो ज्यादा COAD या प्रदूषण से है। और एक थोड़ा सा हम वीज भी कहते हैं, सांस में लंबी लंबी सीटियां सी बजती है, उस तरह की कंडीशन भी ज्यादा अस्थमा और COPD और प्रदूषण से रिलेटेड रहती है। जी बिल्कुल।
कार्यक्रम में पहली कॉलर जुड़ गई हैं। बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार आनंद सर, स्वागत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार रिंकी जी, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई महिला गर्भवती है, ओके, और सर उसे कोरोना हो गया है, अगर उसका प्रसव होता है, बच्चा पैदा होता है, तो सर क्या ये बच्चे में ये सिम्टम्स होने की चांसेस होती है सर, सही या गलत? थैंक यू। एक गर्भवती माँ से जो शिशु पैदा होगा, क्या उसमें भी कोरोना का संक्रमण हो सकता है अगर माँ को कोरोना है तो? ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है, बट बहुत सारी प्रेगनेंसीज देखी गई हैं कोरोना माँ में पॉजिटिव, और डिलीवरी बिल्कुल ठीक हुई है। सभी में कोरोना नहीं हुआ है, बट आप देखेंगे कि अगर कोई डिलीवरी हुई है तो वो बच्चा माँ के साथ ही रहता है, माँ के स्तनपान भी करता है। तो वो अगर अर्ली स्टेज में माँ को कोरोना है, हम ये फिर से एक बार जाहिर करना चाहेंगे कि जो कोरोना है, इनिशियल 2-3 दिन जब सिम्टम बुखार के शुरू होते हैं या सांस के शुरू होते हैं, तो शुरू होने के 2-3 दिन पहले और शुरू होने के 2-4 दिन बाद सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस होता है, सबसे ज्यादा कंटेजियस होता है, फैलने का डर होता है। अगर माँ को 5-6 दिन पहले या 10 दिन पहले कोरोना हुआ है, उसके बाद डिलीवरी हुई, तो चांसेस कम है। जबकि अगर इनिशियल स्टेजेस में है तो कोरोना होने के बच्चे को ज्यादा है थोड़े से चांसेस। बट आप ये भी ध्यान रखें कि बच्चों में ज्यादा सीवियर कोरोना नहीं देखा गया है, हल्का सा सर्दी जुकाम रहता है। हिदायत यही है कि बच्चों को माता के साथ ही रखें, उसको इवन अगर कोविड पॉजिटिव है तो उनको स्तनपान भी कराएं, और जितनी भी माँ केयर कर सके वो करनी है। और आप लोग थोड़ा, जो बाकी के घर परिवार वाले हैं, वो थोड़ा सा दूरी रखें, मास्क का यूज करें, हैंड हाइजीन रखें, हाथ सफाई रखें और डिस्टेंस मेंटेन करें। बट बच्चे और माँ को साथ रखना जरूरी है। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर घनश्याम कह रहे हैं कि जो शिशु है उसके लिए माँ बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों का साथ रहना भी बहुत जरूरी है। बिहार से चंदन जी जुड़ चुके हैं। चंदन जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। चंदन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी। अपना सवाल पूछिए। जी मैं सवाल पूछ रहा था सर जी, पेंडेमिक कहते किसको है? डॉक्टर घनश्याम ये जानना चाहते हैं कि पैंडेमिक क्या होता है। पैंडेमिक एक तरह का इस तरह की बीमारी है जिसमें कि ये पूरे वर्ल्ड को इन्वॉल्व कर ले। जैसे कि वर्ल्ड में बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, आपका एशिया महाद्वीप हो गया, एक यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया। जब इस तरह से महाद्वीपों में एक इन्फेक्शन बड़ी तेजी से फैल जाता है तो उसको WHO एक टर्म देता है पैंडेमिक। जबकि अगर वो एक ही महाद्वीप में है या एक बड़े क्षेत्र में है तो उसको एपिडेमिक टर्म कहा जाता है। जी बिल्कुल, और इसकी भयावहता को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पैंडेमिक का नाम दिया है। डॉक्टर घनश्याम, एक और सवाल जो है वो सोशल मीडिया पर लोगों को परेशान कर रहा है और लोग जानना चाहते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर हैं, क्या बच्चों को उससे किसी तरह का कोई नुकसान होता है? आनंद जी, ये देखा गया है, कुछ केसेस आए हैं कि जिसमें कि जो अल्कोहल बेस्ड ये सैनिटाइजर है, बच्चे, क्योंकि कोई भी चीज छोटा बच्चा है तो वो मुंह में ले लेता है और उसको पी सकता है जी। तो ये पीने के लिए नहीं है, इसमें अल्कोहल 70 से 80% होता है जी। और ये इथेनॉल होता है, इथाइल अल्कोहल, जो कि जो ड्रिंक्स में होता है वो 40% अल्कोहल होता है। तो ये सेम अल्कोहल है, मिथेनॉल नहीं है। तो अगर ये मात्रा ज्यादा है, बच्चे ने पी लिया, वैसे तो पीने के लिए है ही नहीं जी। तो इसको अगर पी लिया है तो अल्कोहल टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो उस बच्चे को ऐसा हो सकता है कि पीने की वजह से उल्टियां शुरू हो जाए, उल्टी या दस्त हो जाए, उसको इरिटेशन हो, क्योंकि ये बहुत ही पंजेंट होता है। इसकी वजह से किडनी में असर हो सकता है अगर उसने पी लिया है, और इसकी वजह से वो उसको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि इससे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कर सकता है। इसके अलावा दौरे भी पड़ सकते हैं। तो ये बिल्कुल WHO ने हिदायत दी है कि अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर अगर घर में रखे और आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उसको वॉल माउंटेड वाला ले, जो कि दीवार में फिक्स हो, या बच्चे के आसपास न रखा जाए, उसकी दूरी रखे या ऊंचाई पे रखे, क्योंकि पीने से ये सब परेशानियां हो सकती है। इसके अलावा बहुत मेरे ख्याल से और कोई मेजर इश्यूज नहीं है, बट ये पीने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जी बिल्कुल, और अभिभावक या घर के बड़े ये ध्यान रखें कि अगर बच्चे का हाथ सैनिटाइज करना हो तो उस समय कोई बड़ा व्यक्ति उसके साथ जरूर मौजूद हो। जयपुर के जूथवाड़ा से रामू यादव जी जुड़ चुके हैं। रामू जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार साहब। नमस्ते। ऐसा है, मैं नेत्रहीन हूँ साहब, और मेरी उम्र 83 साल की है डॉक्टर साहब। जय सिया राम। जी। जय सिया राम।
तो ऐसा मेरे हम ठंडी का टाइम है, हम सुबह नहाते थे, अब ये ठंडा पानी टंकी से आता है तो इसमें कोई डर है क्या? और हम सुबह सुबह घूमने तो कहीं जाते नहीं है, 83 साल की उम्र है, तो छत के ऊपर घूमते हैं बिना मास्क के, तो क्या इसमें हमें कोई परेशानी हो सकती है या नहीं? डॉक्टर घनश्याम, इनके 2 सवाल हैं। छत पर बिना मास्क के ये सुबह सैर करते हैं, क्या उससे कोरोना हो सकता है? दूसरा ये है, ये टंकी के पानी से नहाते हैं, क्या उससे भी कोरोना वायरस का संक्रमण होने का खतरा है या नहीं? रामू जी, आपने जो 83 साल की उम्र में आप देखो इतने जुझारू हैं कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं, वो भी ऑनलाइन, तो मैं कहूंगा आपकी सेहत बहुत ही अच्छी है और आप बिल्कुल जागरूक है कि आप इस कोरोना को हराना चाहते हैं। ये देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। तो लेकिन आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, नहाना लाभदायक रहेगा। ये वायरस हाथ धोने से मर जाता है, ये उतना कठोर वायरस नहीं है, तो आप नहाएंगे तो अच्छा है। हम तो अस्पताल में जब हम मरीजों को देख लेते हैं, उसके बाद सभी डॉक्टर को कहते हैं कि आप एक बार अच्छी तरह नहा ले, साबुन से नहाए तो अच्छा है, इवन सिंपल वाटर से भी नहा ले। तो आप साबुन से नहा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप रेगुलर नहाइए। और ठंडे से आपको ठंड को देखना पड़ेगा कि उससे बीमार ना हो जाए। दूसरा, आपने जो छत में घूमने की बात की है, ये इतना भी कंटेजियस नहीं है कि किलोमीटर तक ट्रेवल करे। तो आप अपने छत में घूम रहे हैं तो आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। आप अपनी सेहत मेंटेन करिए, रेगुलर घूमिए। बस आप जब पब्लिक प्लेसेस में जाएं जहां भीड़ भाड़ है, वहां पर आप मास्क का यूज करें या कोई कपड़ा या कोई रुमाल मुंह पे बांध ले या नाक को भी कवर कर ले। और पब्लिक प्लेसेस में तभी जाए जब आपको बहुत जरूरत हो। मैं कहूंगा कि 1-2 महीने और वेट कर लीजिए। अभी हमने वैक्सीन की बात की, मे भी हमारे पास 3 महीने में कोई वैक्सीन अवेलेबल हो जाए। जी बिल्कुल। पंजाब के लुधियाना से काला ढोलवाला जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, नमस्कार आपको भी। नमस्कार। जी सर, एक तो मेरा आपसे ये सवाल है, मेरे 2 सवाल हैं आपसे जी। एक मेरा ये सवाल है आपसे कि जब जो रोज काम पर जाते हैं जी, वो मास्क को कितने दिन यानी कि पहन सकते हैं? एक मास्क को जी कितनी बार पहन सकते हैं, जो अच्छी क्वालिटी का मास्क? जी। और ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कार्यालय जाता है, 9 to 5 की जॉब में है, तो एक मास्क कितने दिनों तक पहना जा सकता है? आनंद जी, सबको पता है कि मार्केट में बहुत तरह के मास्क अवेलेबल हैं। जी। अगर डॉक्टरों को कहे तो हम लोग N95 AAA या 3 लेयर के मास्क ज्यादा पहनते हैं। जी। पब्लिक को हिदायत है कि आपको इन मास्क की जरूरत नहीं है, आप सिंपल कपड़ा बांध सकते हैं जी। या कपड़े का मास्क पहन सकते हैं। बिल्कुल। तो आप जब कपड़े का मास्क पहनते हैं तो जब भी वो गीला हो जाए, गीला होने से क्या होगा, बाहर से धूल मिट्टी भी लेगा और वायरस को भी आपके इस मास्क में चिपक जाएंगे। जी। तो गीला होने पे हिदायत है कि आप उसको चेंज कर ले। तो ऐसा देखा गया है कि 4-6 घंटे में यूज करने के बाद मास्क गीले हो जाते हैं, तो उसको आप सेपरेट कर दें। उसके बाद आप नया मास्क ले या नया रुमाल ले या कोई कपड़ा जो भी है चेंज कर ले। तो गीला होना और बिल्कुल गंदा हो जाना, अगर वो दिखने में आपको लग रहा है कि गंदगी है उसमें, उसको भी चेंज कर ले, क्योंकि कई बार मास्क गिर जाएगा या कुछ उसमें लग जाएगा, कभी आपने चाय पी कुछ टच हो जाएगा। तो गंदा होने में, गीला होने में आप चेंज कर दें। ज्यादातर 4-6 घंटे में आपको चेंज कर लेना चाहिए कंटिन्यूअस यूज के बाद। जी बिल्कुल। देश में बहुत जागरूकता आ रही है कोरोना के प्रति, और जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि लोग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन आंदोलन से जुड़ रहे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए भी बहुत सारे श्रोता हैं जो लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़ौद से महेश शर्मा जी भी एक ऐसे ही श्रोता हैं, आज वो फिर हमारे साथ हैं। स्वागत है महेश जी आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार। मैं जानना चाह रहा जी, लोग बाग जो है ये समझ रहे हैं कि भाई कोरोना का डर अब खत्म हो चुका है और जो है त्योहारों का टाइम है, क्या क्या सावधानी बरतें? ये लोगों की मानसिकता से जुड़ा एक सवाल है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि संक्रमण के आंकड़े कम हो गए तो कोरोना खत्म हो रहा है। ऐसे में क्या सावधानी बरती जाए जब त्योहारों का मौसम देश भर में चल रहा है? आनंद जी, त्योहार जैसे कि अभी दशहरा गया और नवरात्रे गए, अब दिवाली आने वाली है, ईद बिल्कुल पास में है जी। लेकिन कोरोना का डर अभी गया नहीं है।
जिन लोगों को कोरोना नहीं हुआ है उनके पूरे चांसेस हैं उनको कोरोना हो जी। और ऐसा भी जितने लगभग जैसे 10 से 20% लोगों को अस्पताल में जरूरत पड़ेगी आने की कोरोना के साथ जी। तो वो भी कम नहीं हुआ है जी। तो हम कह रहे हैं कि पीक कम हो गया है लेकिन जो जिन लोगों को कोरोना हो रहा है वो ऐसा नहीं कि अब हल्का वाला कोरोना हो रहा है या माइल्ड हो रहा है जी। कोरोना 100 में से 10 से 15-20% लोगों को ज्यादा या सीवियर वाला कोरोना होगा जिनको कि अस्पताल की जरूरत पड़ेगी जी। दूसरा जैसे कि आपने पहले ही बताया कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है सर्दियों में सारा जो पॉल्यूशन और नीचे बैठ जाता है जी। उसकी वजह से भी अस्पताल में भीड़ होने लगी है जी। तो ऐसा होगा कि और सर्दियों में देखा गया है कि ये जो वायरस होते हैं खासकर कोरोना एज वेल एज एडिनो वायरस या राइनो वायरस जो कि गले में कोल्ड या सर्दी जुकाम करते हैं ये भी बढ़ जाते हैं और इनकी जो वो जो है मारक शक्ति है वो भी बढ़ जाती है जी। तो मैं कहूंगा अब हमें और ज्यादा चौकन्या रहना है हमें सारे जो अभी आपने बिल्कुल रिमाइंड कराया सबको कि हैंड हाइजीन रखना है हाथ की सफाई आपको 2 गज की दूरी का पूरा पालन करना है आप त्योहार में कहीं जाएं तो ज्यादा भीड़ वाली जगह में बिल्कुल ना जाएं मास्क या कोई कपड़ा पहने और अगर हो सके तो अवॉइड करें भीड़ में जाना और ये इन्फेक्शन अभी सेकंड पीक भी देखना बाकी है अभी भारत को जी। और इसमें ये किसी को त्योहार में वायरस ये छोड़ेगा नहीं जिसको होगा तो उसके पूरे सिम्टम्स जरूर आएंगे जी बिल्कुल। जम्मू के रामवन से मंजीत सिंह जी जुड़ चुके हैं। मंजीत जी कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते जी मैं मंजीत सिंह डिस्ट्रिक्ट रामबन J&K से बोल रहा हूँ सर। जी पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप। बेसिकली सर जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट बिल्डिंग है जी और अभी 15-20 दिन पहले वहाँ पे कोविड सेंटर था जी जहाँ पे पेशेंट रखे गए थे लेकिन अभी वेकेट कर दिया गया है जी बिल्कुल। तो अभी क्या हम वहाँ जा रहे हैं प्रिकॉशन तो ले रहे हैं जी तो अभी क्या हमें उसका संक्रमण का कोई खतरा है या नहीं है क्या है कब तक वायरस है वहाँ पे नहीं है ये मैं जानना चाहता हूँ। डॉक्टर घनश्याम मंजीत जी जो बात कर रहे हैं वो देश के कई ऐसे बिल्डिंग्स हम कह सकते हैं या कई ऐसी जगहें हैं जो कोविड केयर सेंटर बना दिए गए थे और अब उनमें पुरानी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। मंजीत जी का सवाल यह है कि क्या अब भी वहां संक्रमण का खतरा बरकरार है। मंजीत जी आपने बिल्कुल जायज क्वेश्चन पूछा है और सबको डर लगता है कि इस बिल्डिंग में एक टाइम इसको कोरोना बिल्डिंग कह दिया गया था जी तो अब उसमें कितने चांसेस है कि अभी भी कोरोना बैठा होगा जी। यही डर लोगों को अपने घरों में हो गया है जिसके घर में एक स्टिकर लगा दिया जाता है कि इसमें कोरोना मरीज है लोग वहां महीनों तक जाना छोड़ देते हैं कि यहाँ पर कोरोना मरीज है जी। ऐसा नहीं है हम जैसे कह रहे हैं कि लगभग 12 से 14 दिन की ये बीमारी है ज्यादातर मरीजों में और 17 दिन के अराउंड का स्टिकर हम लोग जो हमारे म्युनिसिपैलिटी वाले कर रहे हैं जो कि सोशल वर्कर भी हैं तो 17 दिन के बाद वो स्टिकर हटा लिया जाता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं मरीज तो उसमें बिल्कुल भी डर नहीं है। और जैसे कि आपने बताया आपका जो ऑफिस था वो एक कोविड सेंटर बना दिया गया था तो जब भी कोई सेंटर में कोविड मरीज रखते हैं या जैसे हमारे आईसीयू में या किसी अस्पताल में कोई मरीज होता है अगर हम उसको रीयूज करते हैं उसके बाद तो हम उसको फ्यूमिगेशन या एक किसी गैस से उस सारे वायरस को मार दें ऐसे करके एक प्रोसीजर होता है तो फ्यूमिगेशन कहते हैं उससे सारे वायरस को मार दिया जाता है उसके बाद तो आप 12 घंटे में भी यूज कर सकते हैं उस जगह को तो वो जरूर वहां किया गया होगा। इसके अलावा जैसे कि हम कह रहे हैं कि एक मास्क जो हम पहनते हैं अगर उसमें वायरस भी है तो हम उसको 3 से 4 दिन बाद दोबारा यूज करते हैं जो N95 मास्क जो थोड़े से महंगे होते हैं तो ऐसा देखा गया कि एक वायरस की जो लाइफ स्पैन है लगभग 3 दिन 4 दिन है खासकर अगर भारत के एनवायरनमेंट में देखें तो 4 दिन बाद उस जगह को आराम से यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई भी फाइल है आपके पास वहां पर पड़ी हुई कोई जगह है 4 दिन से उसको यूज नहीं किया गया है 4 दिन पहले चाहे कोरोना वायरस वहां आया हो या कोरोना वाला मरीज हो तो 4 दिन के बाद अगर आप जाएं तो आप बिल्कुल बेफिक्री से जा सकते हैं बट जो सफाई वफाई मोस्ट एक्टली हुई होगी तो 4 दिन से पहले भी बट 4 दिन के बाद ऑलमोस्ट इस 99 to 100% सेफ रहेगा। जी बिल्कुल। बिहार के कटिहार से अब्दुल राउफ जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर ये नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार सर मैं ये पूछ रहा था कि इसके जो असल कोरोना के जो असल वायरस वो हैं इसके
जो असरात के वो है किस तरह के समझ में आता है? जैसे वैसे भी खांसी होती रहती है जी, तो अगर बुखार ना हो, सिर्फ खांसी हो, तो क्या ये भी कोरोना के ही असरात नजर आ सकते हैं, या उसका शक्ल बताएंगे कि किस तरीके से जो है इसका वो पहचाना जाए? और दूसरा सवाल ये है सर, जैसे ठंडी का मौसम है जी, तो इसमें भी सर्दी या खांसी हो जाती है, तो क्या उसको भी कोरोना समझा जाए? डॉक्टर साहब, ये सामान्यतः जो है वो कोरोना के लक्षण से जुड़ा सवाल है कि जो खांसी है उसको कैसे डिफरेंशिएट करें कि ये मौसमी खांसी है, सामान्य फ्लू से जुड़ी खांसी है, या फिर ये कोरोना से जुड़ी खांसी है? आनंद जी, ये सर्दियों के मौसम में जैसा कि हमारे श्रोता ने बताया कि खांसी बहुत कॉमन है और भारत में रूरल एरियाज में काफी धूल मिट्टी वैसे ही होती है जी, तो इसमें बहुत ही मुश्किल है, डिफिकल्ट है कि कहना कि कोरोना है नहीं है जी, बट ऐसा देखा गया है कि पिछले 9 महीने में जो हम कोरोना मरीज देख रहे हैं उसमें बुखार एक बहुत ही मेजर सिम्टम है जी, तो लगभग 80 से 90% लोगों में तेज बुखार या एटलीस्ट बुखार तो देखा गया है जी, तो अगर सिर्फ आपको खांसी हो रही है, बुखार नहीं है तो चांसेस कम है वो कोरोना हो। जी, अगर आपने रिसेंटली किसी कोरोना मरीज के आसपास आप गए हो या नहीं गए हो तो उस पर भी डिपेंड करता है आपको कोरोना के कितने चांसेस है या कोई पॉजिटिव केस आपके आसपास रहा हो जी। इसके अलावा जो नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है उसमें मेजर सिम्टम होते हैं नाक बहना जी, नाक बंद हो जाना जी, ये बहुत कॉमन है, नेजल स्टफीनेस कहते हैं या राइनोरिया, नाक बह रही है जी, और कई बार जिसको निमोनिया हो जाता है तो बलगम वाली खांसी भी होती है जी, तो इस तरह के जो बहने वाली नाकें हैं वो यूजली सर्दी जुकाम का वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है या राइनो वायरस से होता है तो अगर नाक बह रही है और उस तरह की खांसी है तो वो चांसेस कम है कि वो कोरोना हो। कोरोना में यूजली सूखी खांसी होती है, गले में काफी इरिटेशन रहती है जी, और बुखार और सांस फूलना ये 2 अलग सिम्टम्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा सांस फूलना। अगर आपको सांस फूल रहा है खांसी के साथ जी, तो आपको अस्पताल जाना चाहिए और अपना ऑक्सीजन या पल्स ऑक्सीमीटर से चेक कराना चाहिए जी, बाकी सिंपल सर्दी जुकाम में आप घर में रह के रेस्ट कर सकते हैं। इवन अगर कोरोना हुआ तो वो आपको माइल्ड वाला है, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। जी। डॉक्टर घनश्याम, कार्यक्रम में अब समय बहुत ज्यादा नहीं बचा है, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आनंद जी ये संदेश देना चाहूंगा कि आप सारे के सारे प्रिकॉशन अभी जितने आपने 9 महीने बिल्कुल अच्छी तरह निभाए हैं वो सिर्फ 2-3 महीने ये साल के रह गए हैं, उसको निभाएं। आप हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का बिल्कुल प्रयोग करें और अपने बुजुर्गों का भी ख्याल रखें। अगर आप यंग हैं तो ऐसा नहीं कि आप उनका ख्याल न रखें, अगर आपको इन्फेक्शन होगा तो बुजुर्गों को जिनको कि ये सीवियर होता है उनको भी हो सकता है, तो आप अपने पूरे समाज का ख्याल रखिए और ये सारे प्रोसीजर्स प्रिकॉशन रखिए। फेस्टिवल भी आप बिल्कुल ठीक ढंग से मनाएं कि लोगों को परेशानी न हो और लोगों में इन्फेक्शन स्प्रेड न कर। जी। डॉक्टर घनश्याम, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर घनश्याम बता रहे थे कि त्योहारों का मौसम जरूर है, आप खुशियां जरूर बांटें एक दूसरे के साथ, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उसका पालन जरूर करें। जहां तक संभव हो सके वर्चुअली लोगों से मिले, ऑनलाइन खरीदारी करें और साथ ही साथ अगर कहीं जाना भी पड़े तो मास्क जरूर पहनिए, हाथों को साफ करते रहिए। जहां पर साबुन पानी की उपलब्धता है आप उसको ही तरजीह दें, उसकी अनुपलब्धता में ही सैनिटाइजर का प्रयोग करें। डॉक्टर घनश्याम ने आज के कार्यक्रम में एक और अच्छी बात बताई कि अगर घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो सैनिटाइजर उनकी पहुंच से दूर रखें और अगर बच्चों का हाथ सैनिटाइज कराना है तो किसी एक बड़े का होना बहुत जरूरी है। आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर घनश्याम पांगती। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।